हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं विंचेंसो सीरीज़ का एपिसोड सेकंड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग हुई थी, जहाँ पर विंचेंसो उसको नीचे लटका के उससे बोल रहा होता है कि ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसके बाद वो सारे किराएदार जो होते हैं वो उसके लिए ताली बजाना स्टार्ट करते हैं। विंचेंज़ो उससे बोलता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने सारे अंडा-बंडन को लेके यहाँ से चले जाओगे, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जिस पे वो आदमी उससे प्रॉमिस करता है। विंचेंज़ो उससे बोलता है कि पिंकी प्रॉमिस करो। फिर वो उसके अंडा-बंडन को बुलाता है कि आ जाओ बचा लो अपने बॉस को। वो सब मिलके ऊपर आने के बाद वो एज़ यूजुअल अपने गुंडों से बोलता है कि मर साले को। विंचेंज़ो उससे बोलता है कि मुझे तो पता ही था कुत्ते की तुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो बोलता है आ जाओ। वो सारे गुंडे उसको हमला करने जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से पुलिस आकर उन सबको रोक लेती है और मिस्टर पार्क से बोलती है कि आपको यहाँ से अभी के अभी जाना होगा क्योंकि मीडिया आ गई है बाहर। वो उससे पूछता है कि मीडिया किसने बुला लिया, जिस पर वो ऑफिसर से बोलता है कि मेरे को नहीं पता, वो तो आप देखो, चलो चलो सब निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। जाते जाते वो विंचेंज़ो से बोल के आता है कि तेरे को इसी जगह से नीचे नहीं लटकाया, तो विंचेंज़ो बोलता है हाँ आजा आजा। तो बीच हट के बोलता है मेरे पास मत आना, मेरी उंगली तोड़ दी तुमने। उसके चले जाने के बाद मिस्टर हांग विंचेंज़ो के पास आकर उससे बोलते हैं कि मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑफिस में जाने के बाद वो उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था हमें बेवकूफ़ मत बनाना। जिस पर वो बोलता है कि मैंने आपसे बताया ना कि उन्होंने मिस्टर चो से ज़बरदस्ती पेपर साइन कराए। जिस पर वो बोलते हैं अच्छा ज़बरदस्ती पेपर साइन कराए, हमें पागल समझा है क्या? तुमने बाहर लड़ने की एक्टिंग बहुत अच्छी करी, बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हो। विंचेंज़ो उन पर गुस्से में बोलता है कि आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं। फिर वो पीछे जाके बोलता है कि इनको तो मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है। जिस पे चैन उससे बोलती है कि तुम गुस्से में बहुत शरीफ लगते हो। तो विंचेंज़ो उससे बोलता है शट अप। जिस पे चैन उससे बोलती है कि अब तो कुछ ज़्यादा ही शरीफ लग रहे हो। विंचेंज़ो मिस्टर को समझाता है कि अगर मुझे इस बिल्डिंग को बेचना ही होता तो मैं पैसे लेकर यहाँ से कब का चला जाता, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जिस पर चैन बोलती है कि हाँ बात तो सही है। उसके डैड से बोलते हैं कि तुम हमें परेशान करना बंद करो, बाबेल फार्मेसी, बाबेल फार्मास्यूटिकल और लॉ फर्म बुसान सबके सब कचरा हैं, सब भाग जाओ यहाँ से। जिस पर विंचेंज़ो से जाते जाते ये बोल के जाता है कि मैं कुछ भी करके इस बिल्डिंग को अपना बना के ही रहूँगा। तो जैंग पीछे से उससे बोलती है कि सपने देखना बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी साइन हो चुका है, तुम कर भी क्या लोगे। वो जा ही रही होती है तभी एक रिपोर्टर पीछे से आ जाता है। वो उनसे बोलता है कि मुझे मिलना है मिस्टर विंचेंज़ो कसानो से, और जिसे सुन के तो वो सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। नीचे आके छाया उससे मिलती है, उसे बोलती है कि तुम्ही ने रिपोर्टर्स को बुला लिया, तुम्हारे इस बिहेवियर का मतलब तो समझ में नहीं आया। विकी है, इसकी इतनी मोटी कीमत मिली है। जिस पर विंचेंज़ो उससे बोलता है कि चाहे कीमत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन लोग तो दुखी हो रहे हैं ना। जिस पर छाया उससे बोलती है कि लॉयर्स ऐसे मामलों में नहीं पड़ते जिसमें इतना खतरा हो। यूरोपियन लॉयर्स तो इससे दूर ही रहते हैं, इन सबसे तुम्हारा क्या लेना देना। जिस पे विंचेंज़ो रुक कर उससे पूछता है तो क्या लगता है तुम्हें। जिस पे चैंग बोलती है कि मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि ये कहानी फाफड़े की तरह सीधी नहीं, जलेबी की तरह टेढ़ी है। जिस पे विंचेंज़ो उसके पास आते हुए कहता है अच्छा तो क्या लगता है तुम्हें। जिस पे चैंग उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उस बिल्डिंग से भी बहुत ज़्यादा कीमती है, उससे कई गुना ज़्यादा कीमती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें वो सारे किराएदार दिखाए जाते हैं जो कि मीटिंग रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे विंचेंज़ो ने उन्हें दिन दहाड़े ही लूट लिया। और वो विंचेंज़ो को भला बुरा कह ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर हांग उससे बोलते हैं कि मुझे देखना होगा कि हम उसे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। जिस पे वो बोलते हैं किराएदार कि हमने भरोसा करके देख तो लिया, हमें क्या मिला। जिस पे मिस्टर हांग उन्हें बताते हैं कि उसी ने रिपोर्टर्स को बुलाया था, जहाँ पर वो लोग भी बोलते हैं कि वो हमें घुमा क्यों रहा है, हमें सच से बता क्यों नहीं देता सब कुछ। नेक्स्ट सीन में हमें वही लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस में लगी होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, वो अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम है चोई म्योंगी और ये एक प्रोसिक्यूटर है।
उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो कि मे बी उसका क्लाइंट था। वो उसके पास एक फ़ाइल को ले जाती है और उससे बोलती है कि आप बस ये बोल देना कोर्ट रूम में कि आप तीनों उस दिन उस फ़ेमस कोरियन रेस्टोरेंट में सुशी खाने के लिए गए थे। बाकी मैं देख लूँगी कि मुझे क्या बोलना है। जिस पर वो आदमी उससे बोलता है कि इस बार तुम रिपोर्टर्स को कौन-सा मिर्च मसाला लगा के कहानी सुनाने वाली हो? जिस पे चिरमिंगी बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे रिपोर्टर्स या फिर लोगों के सामने फ़ेम कमाने का कोई शौक नहीं है। मैं तो ये सब कुछ बस आपको बचाने के लिए कर रही हूँ। जिस पे वो आदमी बोलता है कि अच्छा तो तुम जेटी इन्वेस्टमेंट का सहारा लेके सबसे ऊपर जाना चाहती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा। जिस पे चिरमिंगी उससे बोलती है कि आप जानते हैं ना कि मैं किस चीज़ में माहिर हूँ, दर्द भरी कहानी को दर्दनाक बनाने में। और ये सुन के उस आदमी उस पे हँसने लग जाता है, तो वो चिरमिंगी उससे कहती है कि आप मुझ पे हँस रहे हैं। क्या आप उस आदमी को जानते हैं जिसके 7 करोड़ का लोन था, उसका घर भी बिक गया था और वो सड़क पे आ गया था? किसने उस पे इतने सारे फ़ॉल्स केसेस किए थे, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था? जिसे सुन के वो आदमी भड़क जाता है। चिरमिंगी उससे कहती है कि मैं वो हूँ, जिसमें बेकसूर लोगों में भी कसूर ढूँढ लेने का कमाल का टैलेंट है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विंचेंज़ो मिस्टर चो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे वो उससे माफ़ी माँग रहे होते हैं। विंचेंज़ो उसे कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी फैमिली सेफ़ है। मिस्टर चो उससे बोलते हैं कि अगर बावेल वालों ने बिल्डिंग को तोड़ दिया तो राज़ खुल जाएगा, उससे पहले आपको बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। फिर विंचेंज़ो अपनी गहरी सोच में डूब के ये सोच रहा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यही प्रॉब्लम नहीं है, असली वजह कुछ और है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंचेंज़ो उसी आदमी से बैठ के बात कर रहा होता है। वो उसे उस सीक्रेट रूम की विशेषताओं के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका स्ट्रक्चर है। वो जगह उस बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम से जुड़ी हुई है और झटके की ताकत को बढ़ाने के लिए उसमें डिवाइसेस लगाए गए हैं। मतलब अगर उसमें एक ज़ोरदार झटका पड़ेगा, तो सारे कॉलम्स और बीम्स टूट जाएँगे और बिल्डिंग कुछ ही मिनट में पूरी की पूरी ढह जाएगी। मतलब अगर किसी ने ज़बरदस्ती सोना चुराने की कोशिश करी, तो जैसे ही एक जोरदार झटका पड़ेगा, उस डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाएँगे और उन डिवाइसेस की वजह से झटके की तादाद 10-20 गुना बढ़ जाएगी और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उन लोगों का कब्र बन जाएगी। विंचेंज़ो उनसे ये और बोलता है कि आपको एक काम और करना होगा, जितने भी लोग उस सीक्रेट रूम के बारे में जानते हैं, उन सबको ठिकाने लगाना होगा। हाँ, ऑफ़ कोर्स मुझे और मिस्टर चो को छोड़ने के बाद। और हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पे आपको उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बहुत जल्द दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंचेंज़ो कार से कहीं जा रहा होता है और वो फ़ोन पे उसी आदमी की न्यूज़ पढ़ रहा होता है जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। देन वो मिस्टर चू से मिलता है और उनसे पूछता है कि उस जगह के बारे में और कौन-कौन जानता है, जिस पे मिस्टर चू से कहते हैं कि जितना मैं उस आदमी को जानता हूँ, उसने किसी को नहीं बताया होगा, ना ही अपने परिवार वालों से कभी इस बात का डिस्कशन किया होगा। फिर वो थोड़ी देर सोच के मिस्टर चू से कहता है कि क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे कमाना चाहेंगे? फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा। हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर चो विंचेंज़ो से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर चो उसे बताते हैं कि बावेल वालों ने आस-पास की सारी बिल्डिंगें खरीद ली हैं। मेरे पास भी आए थे, मैं क्या बोलूँ? जिस पे वो विंचेंज़ो से बोलते हैं कि तुम बोल दो कि हमें बिल्डिंग को तोड़वा के दोबारा बनाना है। बस 2 दिन चाहिए बिल्डिंग टूटने के बाद सारा सोना निकालने के लिए। और ये सब वो उस टेम्पल की दीवार से टक के सोच रहा होता है। तभी वो मॉन्क का असिस्टेंट और एक आदमी और वहाँ पे आ रहे होते हैं। वो कुछ ठीक कराने के बारे में बात कर रहे होते हैं, वर्कर्स बुलाने की। विंचेंज़ो उनसे मिलता है और उनसे पूछता है कि क्यों, क्या कुछ ख़राब हो गया है? तो वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ का बॉयलर ख़राब हो गया है, वही ठीक कराना है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विंचेंज़ो उससे बोलता है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। हमें गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। जिस पे वो आदमी उससे बोलता है कि इस बात पे अमल भी कर लिया करो। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और विंचेंज़ो बाहर से छुप के उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो लोग अंदर एक-दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि इतने ठंडे फर्श पे भला हम ध्यान कैसे लगाएँगे? इसके सोचते ही मेरी कुल्फ़ी जम जाती है।
यहाँ का बॉयलर जल्दी से जल्दी ठीक कराना होगा। और वो जैसे ये बात बोलता है, चुपके हमारा जो विंचेंज़ो सारी बातें सुन रहा था, वो ज़ोर से चिल्लाता है, "नहीं!" फिर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो अंदर आता है और उनसे कहता है कि आपको यहाँ पे खर्चा क्यों कराना है? ये बिल्डिंग तो बहुत जल्द टूटने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सब जगह के लिए इलेक्ट्रिक कारपेट मँगवा लेता हूँ, बिजली का बिल भी अब मैं ही भरूँगा। जिस पर वो मॉन्क से बोलता है कि हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। विंचेंज़ो इरिटेट होके उनसे बोलता है, "अरे यार! मेरी मदद ले लो ना प्लीज़। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। प्लीज़ मेरी मदद को ऐसे मत ठुकराइए, ले लीजिए।" नेक्स्ट सीन में हमें छायांग और उसके बॉस ऑफिस में बैठ के दिखाए जाते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि गवाह ने अपनी गवाही वापस ले ली है। अब अगर कोई दूसरा केस हुआ भी तो वो सबूतों की कमी से खारिज हो जाएगा, मतलब हम जीत गए। जिस पर छायांग उनसे बोलती है, हाँ, अब तो मेरे डैड को हार माननी पड़ेगी। जिस पर उसके बॉस बोलते हैं जाते-जाते कि गुड लक। जैन वो जा ही रहे होते हैं तभी उसका इंटर्न अंदर आ जाता है। वो उसे डाँटते हुए बोल देते हैं कि तुम्हारी ना ही कोई क्लास है और ना ही तुम्हारे अंदर मैनर्स हैं बिल्कुल भी। इस तरीके के स्नीकर्स पहन के कौन आता है ऑफ़िस में? जिस पर वो छायांग से बोलते हैं कि तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया जो इतने सारे लोगों में इसे ही चुना? जिस पे वो इंटर्न से बोलता है कि मुझे तो आपने चुना था सर। जिस पे वो जाते-जाते बोल के जाते हैं कि शराब पी के तो किसी से भी गलती हो सकती है। वो इंटर्न अंदर आता है और चायांग को कुछ बता रहा होता है। चायांग उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो उसे बताता है कि बाबेल फार्मास्यूटिकल का एक रिसर्चर जो कि क्वारंटीन था, वो अचानक से गायब हो गया है। अब ये सुन के तो चायांग के भी होश उड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि एक और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लाके अपने बॉस को दिखाता है और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि विंचेंज़ो एक माफिया है, उस पे हमें मिशन करना चाहिए। वो उन्हें बताता है कि बॉस के मर जाने के बाद आधी रात को गद्दी के मालिक विंचेंज़ो के ऊपर कोई ने हमला किया और फिर मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपनी जान बचाकर ही भाग कर आया है। जैसे वो उसके बॉस बोलते हैं कि अगर कोई अब माफिया का आदमी अपनी जान बचा के कोरिया आ गया है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जिसमें वो बोलते हैं कि सर, अगर उसने यहाँ पे दूसरी गैंग बना ली, तो बताइए क्या होगा? जिस पे उसके बॉस उसे बोलते हैं कि इसके लिए पैसा भी तो चाहिए होगा। वो निकलते-निकलते कितना ही उठा लाया होगा। जिस पे वो बोलता है कि हो सकता है ना कि उसने यहाँ पर कोई खजाना छुपाया हुआ है। जिससे उसके बॉस इरिटेट होके बोलते हैं कि उसे खजाना छुपाने के लिए कोरिया ही मिला है। जिस पे वो बोलता है कि सर आप मुझे मिशन की परमिशन दे दीजिए। जिस पे उसके बॉस बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिपार्टमेंट का पैसा नहीं फूँकने दूँगा। 10 रुपए भी फूँके ना तो 1 लाख काट लूँगा तुम्हारी सैलरी से। अब जाओ, जाके उस केस पे मदद करो जिसमें एक गैंगस्टर ने अपने पेट में छा को घोंप लिया था। चलो निकलो यहाँ से। वो जा ही रहा होता है और जाते-जाते अपने बॉस को बोल के जाता है कि बॉस वो एक असली माफिया है, माफियाओं का गॉडफादर है। जिस पे उसके बॉस भी लाइक चल निकलना यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर हांग दिखाए जाते हैं जो कि टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे वही विटनेस जो उनके लिए गवाही देने वाला था, वो माफ़ी माँग रहा होता है क्योंकि उसने बावेल के खिलाफ झूठी गवाही दी और वो बावेल वालों को सॉरी भी बोल रहा होता है। जिसमें मिस्टर हांग बोलते हैं कि तुमने उन गरीबों का दिल तोड़ दिया, तेरे को मैं भगवान माफ़ नहीं करेगा। फिर वो टीवी को बंद करके बैठ ही रहे होते। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि उनका असिस्टेंट सारी की सारी बावेल की फाइलों को फेंक रहा है। तो वो उससे बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो? जिस पर वो बोलता है कि सर हम तो हार ही गए हैं। जिस पे वो बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो, हार जीत तो लगी ही रहती है। जिस पे वो बोलता है कि हमारे हिस्से में तो हार आई है ना। जिस पे वो बोलते हैं कि हिम्मत मत हारो, ऐसे हियरिंग्स में तो हार जीत चलती ही रहती है। जिस पे वो बोलता है कि हमारे हिस्से में तो हार आई है ना। जिस पे मिस्टर बोलते हैं कि ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। तभी विंचेंज़ो एंट्री ले लेता है। विंचेंज़ो उनसे बोलता है कि मुझे बाबेल के बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। जिस पे मिस्टर हांग बोलते हैं कि क्यों? अच्छा, अपने दुश्मन को समझना चाहते हो? जिस पे वो बोलता है कि हाँ। जिस पे विंचेंज़ो से मिस्टर हांग बोलते हैं कि अब कौन-सा नया खेल खेल रहे हो तुम? जिस पे विंचेंज़ो बोलता है कि मैं ऐसा खेल खेलूँगा कि जिसे देखकर आपके और आपके उन किराएदारों के होश उड़ जाएँगे। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। विंचेंज़ो उनसे बोलता है कि देखिए, हारने वाले की मदद करने वाला उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होता है। जिस पे मिस्टर हांग इरिटेट करते हुए बोलते हैं, मैं कैसे मान लूँ? पर वो उसकी इनोसेंट की शक्ल देखकर रुक जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं। जिस पे विंचेंज़ो उनके पास आके उनसे बोलता है कि कभी-कभी हमें अपने दिमाग की नहीं, हमें अपने दिल की भी मान लेनी चाहिए।
अगर आप जीतना चाहते हैं तो शक मत कीजिए, भरोसा कीजिए। देन क्या था, मिश्रांग इम्प्रेस हो जाता है उससे। वो अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बाबेल को लेके वो सारे के सारे इसे दे दो। नेक्स्ट सीन में हमें बबल फार्मास्यूटिकल का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे चायांग और उसका इंटर्न पहुंच जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि 2 दिन हो गए इस बात को, तुमने हमें अभी तक बताया ही नहीं। चायांग उससे बोलती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि नए एम्प्लॉयज़ पे कड़ी नज़र रखना। मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई शिकायत करे, इसलिए मैंने उन्हें चेयरमैन के बंगले पर ठहराया था। अगर उसने बाहर जाके अपना मुंह खोला तो हम इस केस को बुरी तरीके से हार जाएंगे। फिर उसका इंटर्न बोलता है और तुम्हारी जो नई दवाई लाने का सपना है ना वो भी सपना बन के ही रह जाएगा। जहाँ पे वो दोनों तो उनको सॉरी बोलते हैं। चांग उससे बोलती है कि क्या हायर को इस बारे में पता है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी तक तो नहीं पता। जिस पर चांग उसे धमकाते हुए बोलती है कि बताने की कोशिश भी मत करना वरना। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। जिस पर उसका इंटर्न उसे बोलता है कि अगर वो तुम्हारे डैड के पास पहुंच गया तो। जिस पर चाय उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम पनौती तो मत लगाया करो। चाय दौड़ते उनके पास जाती है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं हूँ छायांग, मैं लॉ फर्म वुसांग, मैं आपके केस की मतलब बाबे की केसों की लीनर इंचार्ज हूँ। और फिर उनका इंटर्न भी उन्हें ग्रीट करता है जिस पर वो बोलते हैं कि अच्छा ये वही लड़की है ना जिसने मेरा बंगलो मांगा था। जिस पर वो बोलती है कि हाँ क्योंकि उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। जिस पर वो बोलते हैं हाँ मैं भी वहाँ पर कम ही जाता हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, और मैं इस केस को लंबा नहीं खींचना चाहता इसलिए जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। वो चला जाता है, उसके जाते ही उसका इंटर्न छायांग से बोलता है कि मानता हूँ कि वो बाबेल का चेयरमैन है पर तुमसे छोटा है यार, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। जिस पर छायांग उसे बोलती है कि ताकतवर और अमीर लोग किसी से भी कैसे भी बात कर सकते हैं। जिस पर देवी लाइक हाँ। छायांग वहाँ से जा ही रही होती है तभी वो बोलती है कि 1 मिनट, लगता है तुम्हारे कहने से पनौती लग गई है, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो वो सब बोलता है कि हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चले, कल मेरी सैलरी आई है। जिस पर छायांग बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और वो वहाँ से चली जाती है उसका दिल तोड़ के। वो पीछे से बोल रहा होता है कभी तो इंटरेस्ट ले लिया कर यार। यहाँ छायांग के डैड के ऑफिस में वो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ के सो रहे होते हैं और विंचेंजो सारे के सारे डॉक्यूमेंट का एकदम किताबी कीड़े की तरह पढ़ रहा होता है, मतलब याद कर रहा होता है। तभी मिस्टर नेम से बोलता है कि क्या मुझे बाबेल के जो लॉ सूट फाइल करे थे उसके डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं लेकिन वो तो मैं आपके सर के परमिशन के बिना नहीं दे सकता। तो वो उसके सर पीछे से बोलते हैं कि दे दो, एक एक करके सारे ही दे दो। नेक्स्ट सीन में हमें चुई मुंगी दिखाई जाती है जो उन दोनों आदमियों के साथ बैठ के खाना खा रही होती है, जहाँ पे वो आदमी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने उसे अच्छे से संभाला। वो बोलती है कि वो मेरे सामने ज़्यादा होशियार बन रहा था, अब दूसरा कौन है। जहाँ पे वो बताता है कि ये केस अब आगे हम किसी और प्रोसिक्यूटर को देने वाले हैं। जहाँ पे वो बताती है मतलब बोलती है कि आपको लगता है कि आपका भतीजा ये केस संभाल सकता है? तो वो बोलते हैं कि अगर मैं उसे दूंगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे। जिसके बाद दूसरा वो वकील उसे कहता है कि वैसे हमारे पास आपके लिए कुछ और है। वो उसे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस के बारे में बताते हैं जहाँ पे छायांग मतलब छायांग नहीं चुई मिंगी उनसे बोलती है कि आप जानते हैं ना कि जो विक्टिम है उसने खुद जाके गवाही दी है और जो मौजूदा लोग हैं उसने भी गवाही दी है, और वहाँ के फुटेज से तो ये बात साबित भी हो जाती है कि उसने क्राइम किया है। तभी तो वो उससे बोलता है कि तभी तो ये सब तुम्हारे लेवल का है, हम ये शांति से ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारे लॉ सूट की बहुत बेइज्जती हो सकती है। ऑफ कोर्स वो अपने बॉस की चमचागिरी में लगा होता है जहाँ पे चोई मुंगी अपने मन में बोल रही होती है कि इन सालों को हमेशा मेरे ऊपर ही बिल फाड़ना होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में हमारी ड्रामा क्वीन उफ छायांग दिखाई जाती है जो कि अपनी डैड के ऑफिस के सामने आते ही ड्रामा करना स्टार्ट करती है कि अगर वो वहाँ पे पहुँच गया होगा तो मैं ये सब कुछ कैसे पता करूँगी। और तभी वो 1-2 अपने आप को मोटिवेशन स्पीचेस देती है कि नहीं छायांग, तुम ये कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर वो अपने आप को 2-3 मोटिवेशन डायलॉग मार के और जाती है उसके अंदर। सबसे पहले तो खिड़की से झाँक के देखती है, जब वो अंदर देखती है तो उसके डैड आराम से सो रहे होते हैं। फिर देख के वो सोचती है कि लगता है अब तक तो कुछ हुआ नहीं है।
वो अंदर आती है और विंचेंज़ो को वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए देखती है, जहाँ पे वो पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हो? तो उसके डैड पीछे से बोलते हैं कि तैयारी कर रहा है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वो बोलती है कि मेरा पर्स कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो पीछे से मिस्टर नैम बोलते हैं कि यहाँ तो नहीं है, मैंने पूरा ऑफिस अभी-अभी साफ किया है। उसे वो अजीब सी शक्ल बना के देखती है और फिर बोलती है कि अच्छा, तो पता नहीं कहाँ चला गया। जिस पर मिस्टर नैप उसे ताना मारते हुए कहते हैं, लगता है कहीं घूमने चला गया होगा। वो कुर्सी पर बैठ के उसे विंचेंज़ो के पास लेके उससे बोलती है कि ये सब कुछ क्यों पढ़ रहा है? तो जहाँ पे वो बोलते हैं कि अपने दुश्मन को समझ रहा है। वो कुछ बोलने वाला होता है तभी वो उनसे परमिशन माँगता है कि क्या मैं गाली दे सकता हूँ? जिस पर दे बी लाइक हाँ, हाँ, बिल्कुल दो। वो बोलना स्टार्ट करता है कि बाबेल वाले एक नंबर के हरामज़ादे हैं। एंड शाहीन का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो बोलता है कि इन लोगों के माफिया में या गैंगस्टर ने बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जिस पे छायांग बोलती है कि मिस्टर विंचेंज़ो कसानो तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पर वो बोलता है कि ये लोग लॉस बिल्कुल नहीं मानते और खुद किसी माफिया से कम नहीं है और इनका लॉ फंग वुसांग भी इनकी मदद करता है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि लॉ फंग वुसांग वाले किसी पिस्सू की तरह बाबील के टुकड़ों पे पलते हैं। जिस पे विंचेंज़ो बोलता है कि हाँ और ऐसे हरामज़ादों को सज़ा तो होनी ही चाहिए। जिस पे उसके डैड भी लाइक हाँ, हाँ, बिल्कुल, इनको सज़ा होनी ही चाहिए। चाहे मुझसे बोलती है उन दोनों से कि आप दोनों की पसंदें बहुत मिलती हैं, आप दोनों मिलकर एक डांस वीडियो क्यों नहीं बना लेते? आप और ये वकील, आप दोनों फेमस हो जाओगे। और फिर अपने ही बेकार मारे हुए जोक पे हँसने लग जाती है। विंचेंज़ो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम चाहो तो ये सब ले जा सकते हो, पर वो बोलता है कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और छायांग ये सब देख कर आँखें फाड़-फाड़ के शॉक्ड हो रही होती है कि मेरे डैड ज़िंदगी में पहली बार किसी से इतना प्यार से बात कर रहे हैं। वो विंचेंज़ो के जाते उसके पीछे-पीछे जाती है और उससे बोलती है कि अच्छा ये है तुम्हारा दूसरा प्लान, मेरे डैड को भड़का रहे हो ताकि वो भाभी से लड़ते रहें और तुम इस केस को आगे बढ़ा के खूब सारा पैसा कमाओ। तभी वो खाना खाने जा रहा होता है और वो शेफ़ जल्दी से निकल के बाहर आता है और उसे बोलता है कि आज दुकान बंद है क्योंकि नहीं तेल है, नहीं मसाले हैं। आप चाहें तो आगे वाले स्नैक्स बार में जा सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। और फिर वो बेचारा क्लोज़ का साइन लगा के उसी दरवाज़े से चिपक के रोने लग जाता है। जिसे देख के विंचेंज़ो उस दूसरी दुकान में चला जाता है। वो अंदर आता है, तभी वो औरत उससे बोलती है आपका स्वागत है। माफ़ कीजिएगा मुझे आपको कुछ भी नहीं बेचना है। जिस पर विंचेंज़ो भी लाइक पर मुझे तो भूख लग रही है। जिस पर वो औरत बोलती है कि मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊँगी। पीछे से छायांग आके बोलती है अच्छा तुम मुझे तो खिला दोगी ना? छायांग बैठने ही वाली होती है तभी विंचेंज़ो से बोलता है कि तुमसे बैठने के लिए किसने कहा है? छायांग बोलती है कि तुम्हें खाना खाना है ना? वो एकदम लुढ़कते-फुढ़कते बैठ ही रही होती है, जिस पे विंचेंज़ो बहुत सोचने के बाद आखिर बोल ही देता है, बैठ जाओ। जिस पे चायांग से बोलती है बताओ क्या खाओगे? वो बोलता है तबोकी। चायांग उसे देखकर बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत सादा है, जिस पे वो बोलता है कि सादा का क्या मतलब होता है? जिस पर चायांग बोलती है कि हरामज़ादा बताया तुम्हें, सादा नहीं पता। जिस पर वो बोलते हैं सादा मतलब सिंपल। विंचेंज़ो उससे बोलता है कि मैं एक बात साफ कर दूँ, मैं तुम्हारे डैड को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं बस अपनी जंग की तैयारी कर रहा हूँ। चायांग उसके पास आके उससे बोलती है कि तुम्हारे दुश्मन के पास टैंक और गोला बारूद है, तुम अपने कंकड़ पत्थरों से कितना ही टेक लोगे? जिस पर विंचेंज़ो से बोलता है कि क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? तो चायांग बोलती है कि हाँ, अगर तुम कमज़ोर नहीं होते तो तैयारी नहीं करते, सीधा हमला करते और अगर तुम हमला भी करते तब भी तुम हार जाते। जिस पर विंचेंज़ो उससे बोलता है कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो चाहे उसे बोलती है कि तो अगली वापस जाओ और किसी कमज़ोर के खिलाफ लड़ो। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जिस पर विंचेंज़ो पूछता है अच्छा मेरे जैसे लोगों के लिए क्यों नहीं है जगह? इस पर चाहे बोलती है कि इटली में तो सिर्फ माफिया ही क्राइम करता है लेकिन यहाँ पे तो पुलिस वाले, लॉयर सब गैंग बना के क्राइम करते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके सामने खड़े हो, सब मिलके तुम्हें कुचल देंगे। क्यों? क्योंकि ये कोरिया है। जिस पे विंचेंज़ो बोलता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए इसी एडवाइस के साथ हमारा सेकंड एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू।